Hello everyone. I am very honored and pleased and delighted to give you this information that more than 70 students who are associated with CBL have made it to the final list of HCS. And out of those 70 students, more than 20 students have made it to the post of SDM, which is the most prominent one. So we strongly feel that many of you, in fact, most of you do have what it takes to get into the services. So we thought that it would be really nice to call Kamal here. He would share his experiences with you. जब वो अपने experience share करेंगे, that will be more relatable because less than 3 days ago, he was on that side, one of the aspirants, and we sincerely hope that you will join us in praying for his UPSC interview success as well. He has his UPSC interview lined up as well. So let's hope इंशाल्लाह कि एक HCS की सीट खाली करके जाए और UPSC में जाए. Nonetheless, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक कुछ चीज़ों से जो आप स्ट्रगल करते हो. एक पर्सन है ना जो वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस से निकला होता है एंड ही इज गॉट गुड 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन एज वेल. तो जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं प्रिपरेशन के वो सारे फेस किए होते हैं. सो आई स्ट्रांगली फील कि आप थोड़ा खुल के इनसे पूछेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं और वो भी पूरा ऑनेस्टली आपको अच्छे से अपने जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करेंगे. सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कमल एंड यू आर नॉट हियर इन योर मीड. Thank you, sir. अच्छा जी, yes sir. Thank you, Chetan sir. Thank you all the faculties, Ashima ma'am, and the whole CBL team for being so cordial and supportive throughout this process. I cannot thank him enough for being a guide throughout this journey. जहाँ तक जर्नी की बात है थोड़ी लंबी रही है मेरी. It's been 3 years. I have started in 2019 July. My graduation completed in May 2019. तो ग्रेजुएशन तक तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, ना कोई आइडिया था कि मेरे को प्रिपेयर करना है. जुलाई में मैंने प्रिपेयर किया, कोचिंग स्टार्ट की दिल्ली जाके, बट लॉकडाउन लग गया 2020 मार्च में, तो आई कुडंट कंप्लीट. देन केम बैक होम, फिर से तैयारी शुरू की. किताबें दिल्ली में थी, मैं घर पे था, और बीच में प्रीलिम्स आ गया तो फेल्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स यूपीएससी. देन फिर देखा कि कहाँ गलती हुई, तो सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया बट मेंस में फेल हुआ. देन इन थर्ड अटेम्प्ट में जब फिर से शुरू किया तो साथ में एचसीएस की नोटिफिकेशन भी आ गई थी. आई टुक इट एज अपॉर्चुनिटी क्योंकि इनका जो पैटर्न चेंज हुआ था वो यूपीएससी की बिल्कुल अलाइन हो गया पूरा जो एचसीएस का पैटर्न है. तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको स्टेट सर्विसेज के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज उन्होंने अब वो चीज़ कर दी है. तो 2022 में फिर से यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया एंड विद गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू क्लियर द मेंस दिस टाइम एंड एचसीएस में फर्स्ट रैंक आया. बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर. प्रीलिम्स जो स्टेज थी उसको आप कितना चैलेंजिंग आप मानते हो? और कुछ इनका जैसे बहुत मैक्सिमम बच्चों का 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो उसके आप लास्ट 3 months के टिप्स कुछ इनको शेयर करो. आई थिंक तीनों स्टेजेस की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स मेरे को सबसे डिफिकल्ट स्टेज लगती है, बट इम्पॉर्टेंट स्टेज इज द मेंस, बट डिफिकल्ट इज प्रीलिम्स. क्योंकि प्रीलिम्स में आपको उन्होंने 100 क्वेश्चन पूछने आपको एंड देयर इज सो मच ऑफ दिस सिलेबस, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से क्या पूछेंगे. तो आपको तैयारी उस तरीके से करनी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, आपका गेस वर्क अच्छा हो और आपका स्कोर एक सेफर साइड में रहे. हमें वहाँ नहीं रहना कि कट ऑफ के आसपास अपना स्कोर रखना है ताकि फिर मेरी मेंस की प्रिपरेशन हैम्पर हो जाए. ऐसा स्कोर अपने माइंड में रखना है कि मैं प्रीलिम्स देते सारी अगले दिन अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दूँ. प्रीलिम्स की जहाँ तक अप्रोच की बात है, बेसिक्स बुक्स आप सबको पता ही है कि पॉलिटी हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी पढ़नी है. फोकस शुड बी ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोथ. अगर एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पीसीएस की और यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा टेस्ट सीरीज, टेस्ट अटेम्प्ट करना, सेक्शनल टेस्ट भी और जो अपने फुल लेंथ टेस्ट होते हैं. बिकॉज टेस्ट से क्या होता है कि एक तो आपके जो नॉलेज गैप होता है
वो कवर हो जाता है, बिकॉज बुक से हम कुछ पढ़ते हैं बट वो बुक को रिटेन रखना इज नॉट पॉसिबल। तो जब आप टेस्ट देते हैं वो 2 घंटा प्रॉपर बैठ के, तब आपको पता चलता है कि जो मैंने पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है, और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा अगर मेरे को नॉलेज मिल रही है तो वो फिर वहां से लेनी है। टेस्ट सीरीज, देन रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई गेस दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। Like last 3 months में how did you consolidate your revision for prelims? वो काफी जैसे ना हो क्या जाता है, पढ़ तो लेते हैं बच्चे 11 महीने, फिर वो सब सामने ऐसे फैला होता है, और आपके साथ भी हुआ ही होगा। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उनको देखना कि पहले क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, और एकदम से डेट आ जाती है, एडमिट कार्ड आ जाती है, तो फिर तो हार्ट बीट और तेज़ हो जाती है कि मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज मैंने बोला है वो यूजुअली कोचिंग वाले बहुत प्लान करके देते हैं कि इस टेस्ट में जितना पूछेंगे, सेकंड टेस्ट में इतना पूछेंगे, तो उसी हिसाब से आपने अपना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी रिविजन भी 2-3 बार हो जाती है, टेस्ट भी हो जाता है और नॉलेज गैप भी फिल हो जाता है। तो एक अच्छी CBL तो है ही, अच्छा आप इनकी टेस्ट सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए कि जो भी इन्होंने सिलेबस रिसोर्सेज मेंशन किए हैं उसको अच्छे से रीड करिए, अपने टेस्ट दीजिए, बाकी हो जाएगा। इट्स अ वेरी डूएबल थिंग आई थिंक। आंसर राइटिंग, मतलब डिड यू फोकस ऑन टेस्ट और डिड यू राइट आंसर्स एवरी डे, और लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच? एक्चुअली पहले 2 अटेम्प्ट में मेंस ना क्वालिफाई होने का रीजन वाज लैक ऑफ आंसर राइटिंग और लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज आपको जो भी मेंस में नंबर मिलेंगे वो आपकी शक्ल तो नहीं देखेंगे वहाँ की किसने आंसर लिखा है, आपको आपकी वो एक शीट रिप्रेजेंट करेगी कि आप, तो आप जितना अच्छा खुद को एक्सप्रेस करेंगे, मान लो अगर एक रूम में बैठ के 24 बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं, तो मैं 24 से अपनी आंसर शीट में क्या अलग करके आ रहा हूँ कि वो मेरे को एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो एक आधा नंबर हर आंसर में करते करते वो 10-20 नंबर का एज मिल जाता है। तो आंसर शीट, आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड रिकमेंड कि आप हर रोज़ एक आधा आंसर लिखिए, और टॉपर्स आंसर शीट रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, उनको देखिए कि उन्होंने क्या किया है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे हेडिंग्स लिखनी है, कौन सी रिपोर्ट्स कोट करनी है, कैसे इंट्रोडक्शन करनी है। तो स्ट्रक्चर अपने आंसर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी आपका पेपर कंप्लीशन। आपका अगर पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आधा कॉन्फिडेंस तो वही हो जाता है कि एटलीस्ट नंबर तो सही आ जाएंगे। सेकेंड थिंग, आपका प्रेजेंटेशन आंसर में, एज ए सेड आंसर शीट इज समथिंग विच रिप्रेजेंट्स यू टू द एग्जामिनर, तो बेटर यू कनेक्ट विद द एग्जामिनर। आप ऐसे अगर इमोशनली अपीलिंग आंसर लेके आएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। Essays, how frequently do you write essays? ऐसे समथिंग जो मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझता था। अभी मार्क्स तो नहीं आउट हुए हैं, बट पहले मेंस में भी ऐसे में अच्छे नंबर थे। ऐसे में आई थिंक अब जितना नेचुरल और जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे ऐसे में लिखते हुए, जितना वो फ्लो मेंटेन कर पाएंगे, उतना यू विल बी एबल टू गुड मार्क्स। क्योंकि हम जीएस में क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा वो रोट लर्निंग वाली चीज़ में आ जाता है, तो वो चीज़ों का नेचुरल टच, उनको एक्सप्रेस करना कि आपका कोई अगर कोई शीट पढ़ रहा है वो अपना नेक्स्ट पेज ढंग से पढ़े, नहीं तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट पैराग्राफ उसने पढ़ा, मे बी ही माइट लूज इंटरेस्ट और कुछ एवरेज नंबर देके ही माइट लीव योर शीट। तो एक फ्लो मेंटेन करना, ऐसे में कोट्स यूज कर सकते हैं, एनेक्डोट्स आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तीसरा, डेटा आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप ऐसे में फ्लो मेंटेन करिए पहला, दिन इन चीज़ों को यूज करिए। तीसरा कि थोड़ा लंबा और खुला, मतलब अच्छी राइटिंग। ऐसे में मेरे को लगता है कि राइटिंग भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस में क्या होता है कि पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में हमारी राइटिंग खराब हो जाती है, बट इट्स ओके कि वो सबको वही हाल होता है। बट ऐसे में यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 3 घंटे में आपको 2 ही ऐसे लिखने होते हैं। तो राइटिंग पे भी आई वुड कि जिनकी राइटिंग थोड़ी खराब है उस पर भी काम करें। तो जैसे हरियाणा HCS की अगर हम बात करें, उसमें हिंदी की भी काफ़ी वो है, प्रेफरेंस है। एंड जस्ट सो यू नो, एक मिथ ब्रेक हुआ है, मुंडा पंजाबी है, ठीक है। पंजाब के लड़के ने इसमें हरियाणा HCS में रैंक 1 लिया। तो क्या है कि आप मुझे एक बात बताएं कि मतलब ऑफ कोर्स आपने हिंदी तो फिर स्पेशली प्रिपेयर की होगी HCS के लिए, प्रैक्टिस की होगी। हिंदी जी मैं तुझे क्या, मेरा हिंदी नाल तक टच बिल्कुल गया सीगा, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो भी साउथ इंडिया तो हुई है, तो उत्थे ਤਾਂ हिंदी कोई डी यूज़ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ हिंदी पढ़ते भी नहीं। हिंदी ਦੀ आई वुड थैंक माई सिस्टर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ बैकग्राउंड ਸੀਗਾ, शी हेल्प मी।
ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰਾਘਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਈ ਕਲੈਕਟਡ ਕੋਟ ਔਰ ਥੋੜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਈ ਕਲੈਕਟਡ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट ਤੇ ਐਸੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ आई वुड राइट दिस इन माय हिंदी का ऐसे। जे वुमेन एम्पावरमेंट ਤੇ ऐसे ਆਊਗਾ then I would write these two lines in my essay। I would end with these thing, I would put this in the middle of essay। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ then it is very doable thing and do focus on language because at the end of the day ਜੇ ਤੁਸੀਂ language ਨਹੀਂ qualify ਕਰੋਗੇ 33% ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ then your other marks ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ they won't be considered। The language is very important in especially in the state syllabuses। Any other question? थोड़ा कोई doubt? Daily growth. Your daily growth. Like how did you go about on day-to-day basis? Especially जैसे आपने मतलब you spent good 2-3 years. So what happens is after 1 year or so, one tends to lose that grip. Right sir। स्टार्टिंग से तो झील साड़ी बहुत होती है 12 अच्छा स्टार्टिंग में तो हमारी झील बहुत होती है 12-13 घंटे। और स्टार्टिंग से एक अच्छा पॉइंट होता है कि हमारे पास ना बहुत इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट्स को लेके। फॉर एग्जांपल मैंने 4-6 साल से कोई सोशल स्टडी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी, तो इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बट देन वही आपको लक्ष्मीकांत तीसरे साल भी पढ़नी है, वही लक्ष्मीकांत की लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना, लक्ष्मीकांत आपको फिर वही 12 घंटे वही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो वो फिर इंटरेस्ट लूज होने हो जाता है, जैसे सर ने कहा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको छोटे टारगेट्स लेके चलना है। आई एम नॉट वेरी गुड एट प्लानिंग, मैं मंथली और वीकली प्लान नहीं बनाता था, मैं डेली अपने टारगेट्स रखता था कि मेरे को अगर आज पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी खत्म करना है, आई वुड मेक श्योर कि बिफोर आई गो टू माई बेड आई कंप्लीट दोज चैप्टर्स। दूसरा जो चीज़ होता था कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से आई वुड प्लान कि अगर मेरे को पॉलिटी का इस संडे को टेस्ट देना है, मेक श्योर कि मैं अपनी लक्ष्मीकांत खत्म करूंगा संडे से सैटरडे से पहले। तो छोटे छोटे टारगेट्स आप लेके चलिए, देन इट वुड हैव द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म। लंबे प्लान में हम लोग मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक अ मंथली प्लान, मेरा मान लो पहले 2 हफ्ते सही चला बट लास्ट के 2 हफ्ते नहीं सही चला, देन इट वुड इम्पैक्ट बाद में। तो छोटे छोटे आप प्लान लेके चलें and you can do this। कितने का आवर्स आप डेली निकाल रहे थे फिर भी एवरेज? ऑल्दो मतलब आवर्स डू नॉट रियली मैटर बट फिर भी डेली आवर्स 7 to 8 hours आई रिकमेंड मिनिमम डेली। बट जब एग्जाम पास आता है, मेंस प्रीलिम्स पास आता है, तो इट मे गो अप टू 12 or 13 hours, but 7 to 8 hours the optimum that you should study no matter what। 7 या 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब वो 7 से 8 घंटे आप कैसे डिवाइड करें वो आप पे डिपेंड करता है। आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, दोस्त न्यूज़पेपर इज समथिंग आई वुड रिकमेंड फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर इंटरव्यू। डू नॉट मिस अ न्यूज़पेपर ऑफ एनी सिंगल डे। कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया? आई हैव रेड द हिंदू थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, आई हैव नॉट रेड एनी अदर न्यूज़पेपर। द हिंदू का थैंक यू सर। बात भी करते हैं। न्यूज़पेपर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर नहीं मिस करना है। हमें लगता है कि मंथली कंपाइलेशन आ जाएगी, पढ़ लूंगा न्यूज़पेपर की, कौन 2 घंटे पढ़ेगा। बट न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ वो नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज़पेपर से आपको आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन का जो आइडिया मिलेगा वो आपको मेंस और इंटरव्यू में हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। और मेंस के लिए सी व्हाट हैपन्स कि हम जो मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, आप भी वही पढ़ रहे हैं, बाकी जो 2000 बच्चे मेंस देंगे वो सेम ही पढ़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप वो सिमिलर कंटेंट अपने आंसर्स में लिख के आएंगे, एग्जामिनर को सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट आपको न्यूज़पेपर से क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी एडिटर ने बहुत अच्छी, मान लो किसी एडिटोरियल, अपना एडिटोरियल किसी अच्छी कोट से स्टार्ट किया या बहुत यूनिक पॉइंट किसी टॉपिक पे दे दिया, वो आप अपने कहीं ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, एवर नोट पे, या कोई नोटबुक लगा लो, जीएस में उसको डिवाइड कर लो 1 2 3 4 में, उसमें आप नोट कर लो। और वो चीज़ें आपको अपने मेल्स के टाइम पे जाके खोलनी है और अपने आंसर्स में लिख के आना है। दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस।
एथिक्स के लिए तो बेसिक्स जो टर्म्स हैं सब बोलते हैं वो कवर तो करनी है कि इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन इंटीग्रिटी की क्या है। सेकंड, एग्जांपल्स एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट्स, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो अगर देखेंगे आप एथिक्स का पेपर आया था, इट वाज वेरी अनकन्वेंशनल। उन्होंने दे वुड रियली वांटेड टू नो कि आपने एथिक्स पढ़ा भी है या सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ के आ गए हो। आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो 4-4, 5-5 लाइन के इस बार एथिक्स के क्वेश्चंस थे, केस स्टडी जैसे क्वेश्चंस थे उनके। तो दे रियली वांटेड यू टू डिस्कस द इशू, नॉट जस्ट मेंशन द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। तो एक अंडरस्टैंडिंग कि अगर एटीट्यूड उसमें मेंशन है टर्म, तो व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट। एक अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो मटेरियल कवर करने में। दूसरा आप कर सकते हैं कि एथिक्स के आंसर्स में एग्जांपल्स को तो मेंशन करिए, बट साथ में फ्लो चार्ट आप यूज कर सकते हैं। एथिक्स में काफी स्कोप होता है फ्लो चार्ट यूज करने का। तीसरा जो चीज है उसमें केस स्टडीज का एक सेक्शन होता है विच इज हाफ ऑफ द पेपर, 120 मार्क्स का केस स्टडीज आता है। केस स्टडीज में जो अप्रोच लेके चलनी है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं 3-4। इस बार तो मैं स्पेसिफिकली पूछा था कि एथिकल डिलेमास क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, कई बार नहीं पूछा होता। बट अगर नहीं भी पूछा है तो आपको वो चीज लिख के आनी है कि अच्छा इस एथिक्स में, इस केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स कौन है, इस एथिक्स में एथिकल डिलेमास क्या है, इस केस स्टडी में प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। देन यू एंड विद द कोट और समथिंग और द अदर एज अ कंक्लूजन जो उसको कंप्लीट कर देगा केस स्टडी को। तो एक होलिस्टिक तरीके से एथिक्स को प्रिपेयर करिए, इसको लाइटली मत लीजिए, बिकॉज एथिक्स अगर स्कोर देखेंगे तो इट रेंजेस फ्रॉम 80 to 145। तो एथिक्स आपका काफी डिफरेंस लेके आ जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एथिक्स और एसे, और इसमें आपको न्यूज़पेपर जरूर हेल्प करेगा। एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, ये 3 है ना। तो जैसे मतलब ड्यूरिंग योर डे, मतलब आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ऑप्शनल नया सब्जेक्ट था, तो हाउ डिड यू डिवाइड योर डे कि कितने टाइम मैं ऑप्शनल को दे रहा हूँ, कितना मैं मतलब जीएस को दे रहा हूँ, और फिर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि मैं आंसर लिख रहा हूँ, एमसीक्यूज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और ऑप्शनल भी कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी कर रहा हूँ। तो 7 घंटे में कैसे मैनेज किया ये? इनसे थोड़े बच्चे बोलते हैं सर हो नहीं रहा है 7 घंटे में। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली टेक 2-3 आवर्स टू कंप्लीट द न्यूज़पेपर, बट वो धीरे धीरे अगर इफ यू रीड डेली, इसलिए बोलते हैं कि रोज पढ़ें, कुछ भी हो जाए, कुछ दिन में पढ़ाई नहीं हो रही है बट न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप कहीं भी हो, कोचिंग नहीं आ रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, घर पे नहीं हो, ई पेपर का एक्सेस ले लीजिए, यू ऑल हैव एक्सेस टू इंटरनेट, न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ना है। इट वुड टेक 40-45 मिनट्स 2-3 महीने बाद पेपर खत्म करने में। सेकेंड, आपको क्या करना है, जीएस और ऑप्शनल में स्लॉट्स डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटा आपको अगर न्यूज़पेपर में लगा, पीछे बचे 7 घंटे। फॉर 3.5 आवर्स आई विल डू माई जीएस, फॉर 3.5 आवर्स आई विल डू माई ऑप्शनल। ऐसा करिए। बट इस बार क्या हुआ था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल में सेकंड टाइम में मेंस में मार्क्स कम थे, इस बार मेरा ज़्यादा फोकस ऑप्शनल पे था, क्योंकि जीएस मेरा लास्ट टाइम ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था, उसमें इतना सिर्फ करंट अफेयर ही दिया जाता है, स्टैटिक ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया था। तो इस बार मोस्ट 70% जो मेरा प्रिपरेशन था वो मेरा ऑप्शनल पे था, बाकी मेरा जीएस पे था। तो न्यूज़पेपर, जीएस और ऑप्शनल, इन तीनों को आप इन 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी पूरे डे को। और इंटरव्यू के लिए मतलब लास्ट स्टेज पे ही, मतलब वुडंट यू रेकमेंड टुडे दैट वन शुड स्टार्ट ग्रूमिंग देमसेल्व्स वे बिफोर दैट, कि लास्ट में मतलब कि देयर इज अ लॉट टू डू। ये बहुत अच्छा से पॉइंट याद दिलाया। पर्सनैलिटी इज नॉट समथिंग जो आप 10 दिन में, जैसे इन्होंने 10 दिन दिए थे इंटरव्यू की तैयारी के लिए, आप पर्सनैलिटी उसमें ना तो अपनी चेंज कर सकते हैं, ना कोई एक नया इंसान बन सकते हैं। पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट यू वुड डेवलप थ्रू दिस प्रोसेस, वेदर यू टू टेक 1 year, 2 years, 3 years, you would be whole different person at the end of your selection. और उस पर्सनैलिटी के लिए क्या करना है, I would recommend you to do one thing that you love. Give it at least 15 minutes, 20 minutes. जैसे मेरे को रनिंग करना अच्छा लगता था, कुछ भी हो जाए मैं प्रीलिम्स के 1 दिन पहले भी अपने रनिंग करने जाता था शाम को, ताकि मेरा दिमाग वो मोनोटनी जो दिन की पूरे की वो ब्रेक हो जाए। तो अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको कुछ जैसे मैं फ्रेंड्स देखता था, तो फ्रेंड्स मैंने पूरे थ्रू आउट दी प्रिपरेशन देखा। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू से पहले भी, इनफैक्ट जब मेल्स में अगर मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, थोड़ा पढ़ के मैं कुछ अगर 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स देखना होता था, मैं देख के फिर अपना नेक्स्ट पेपर लेने जाता था, बिकॉज इट इज समथिंग दैट यूज्ड टू गिव मी पीस।
कि यार अब मेरा दिमाग खाली है, मैं अच्छे से लिख के आ सकता हूँ। तो डू समथिंग यू लव, डू नॉट इग्नोर इट। प्रिपरेशन अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना। Is there anything you guys have any doubt? Yes. So like you said that you have been preparing for 2-3 years. तो एक टाइम पे जैसे हो जाता है कि static is over and you have made your notes accordingly. But current days you have to keep yourself updated. So how did you consolidate that into your existing notes? राइट, स्टैटिक के आपने नोट्स बना लिए। करंट अफेयर के लिए मैं क्या करता ना, मैंने करंट अफेयर के खुद से किसी टॉपिक पे कभी नोट्स नहीं बनाए। मैंने एक एवरनोट एक एप्लीकेशन है उसको यूज़ किया, उस पर मैंने जीएस में अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर से वो चीज़ें उठाता था जो मैंने आपको बताया कि मेरे को मेंस में यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई कोड बोला है, फॉर एग्जांपल ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की उन्होंने कुछ बोला है, कुछ फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने अंडर ट्रायल्स के ऊपर बोला था, वो आप चीज़ें वहाँ नोट कर लीजिए, डेटा वहाँ पे नोट कर लीजिए, केस स्टडीज़ वहाँ पे नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल पोपटराव पवार मेरे को याद आ रहा है, उन्होंने ग्रीन विलेज का उनका महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया था। ऐसी चीज़ें आप नोट कर लीजिए ताकि आपके आंसर्स को एक यूनिक पॉइंट मिले। तो उसमें क्या करना है, आप वो एवर नोट में बना लीजिए, अपना पूरा साल मान लिया बना लिया, स्टैटिक आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है, जो करंट अफेयर की इश्यूज का टॉपिक है वो आपका ऑलरेडी मैगजीन से कवर हो जाएगा। देन आपको एंड में क्या करना है कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कोलिजियम का मान लो इशू चल रहा है, कोलिजियम में आपने 3-4 स्टेटमेंट्स नोट कर लिया। फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस का आपने कुछ स्टेटमेंट नोट किया, मिनिस्टर का आपने किसी का स्टेटमेंट नोट किया, जो आपने स्टैटिक उस मैगजीन में आएगा उस इशू पे, उसी में आपने लिख लेना है कि ये इसका स्टेटमेंट था और ये मैंने अपने एग्जाम में लिख के आना है इस टॉपिक पे। कोलिजियम पर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई यूनिक स्टेटमेंट है, वो मेरे को इस एग्जाम में अपने आंसर शीट में लिख के आना। दैट वुड मेक योर आंसर ऑन कोलिजियम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। ऐसा आपको Any other doubt? Sir, hindsight between your first attempt where you did not make prelims and your third attempt, what changes did you make? Like, is there something that you analyzed कि हाँ मेरा ये problems थी and now I have to do this? So what were those? मैं बहुत ले मैन में इसका आंसर क्या होता है, क्या होता है कि हम लोग ना भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग में कि अच्छा जी मार्केट में ये सब बुक्स पढ़ रही हैं, मेरे को भी ये पढ़नी है, मार्केट में ये बुक इसकी आई है, मेरे को ये भी पढ़नी है। तो उससे क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के हम लोग 4-4 चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि रिवीजन तो नहीं हो पाती, लास्ट में आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए अपने, उनकी रिवीजन पे फोकस करिए। दूसरा, अपना जो प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने इग्नोर किया था स्टार्टिंग में प्रीलिम्स में, उसको अच्छे से एनालाइज किए, बिकॉज आपने देखा होगा क्वेश्चन टेंड टू रिपीट इन यूपीएससी। लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपीएससी में अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट जो ऑप्शन उन्होंने दी है, फॉर एग्जांपल अजंता केव्स पे शायद 2018 में कुछ क्वेश्चन आया था, उन्होंने 3-4 ऑप्शन दी थी। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि उन्होंने ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन बना दिया। तो प्रीवियस और क्वेश्चन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मैंने 8 घंटे आपको हर रोज पढ़ने के लिए बोला है, तो उसके बाद में जो आधा घंटा या 15 मिनट सोने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए फॉर बोथ मेंस एंड प्रीवियस फॉर प्रीलिम्स। बिकॉज उससे क्या होगा, आपको थोड़ा एग्जामिनर के माइंड में जाने का वो मिलेगा कि वो, बिकॉज एग्जामिनर तो आई थिंक सेम ही है कमीशन में, तो यू वुड गेट अ जिस्ट कि वो किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। तो इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करना हर सब्जेक्ट में, भेड़ चाल में नहीं कि मेरे को पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पूरी लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में भी देखिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डू नॉट इग्नोर दीज चैप्टर्स। वो आपको एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं, वो ना आपको मैं बता सकता हूँ ना यहाँ पे कोई फैकल्टीज बता सकता है। आपको खुद वो बैठ के प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है और अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में लेके जाना। सर मेरे आंसर राइटिंग में इंट्रो कंक्लूजन कैसे हम थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, उसकी कोई टिप्स? जी, इंट्रो कंक्लूजन, इंट्रो जैसे मैंने बोला न्यूज़पेपर से आपको स्टेटमेंट्स उठानी है। फॉर एग्जांपल कोलिजियम का क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो सीजे ने बहुत अच्छा कुछ कोलिजियम पे बोला, आपको इंट्रो बस फाइन से शुरू कर देना। CJI has said this,
देन यू स्टार्ट द आंसर. बिकॉज क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या है आपकी आंसर का फर्स्ट पॉइंट है, जिससे आपको एग्जामिनर देखेगा कि ही हैज और शी हैज दिस सफिशिएंट नॉलेज ऑन दिस टॉपिक. उनको एक अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज इफ यू कोट समथिंग इट मीन्स यू हैव रेड ऑन दैट टॉपिक, राइट. तो जब एग्जामिनर को लगेगा कि इसने इस टॉपिक पे पढ़ा हुआ है, तो वो फिर आपका नेक्स्ट आपकी बॉडी भी पढ़ेगा, वो कंक्लूजन भी पढ़ेगा. और कंक्लूजन पे जाते जाते आपको एक बैलेंस आंसर देख के जाना है. सुनने में बहुत लगता है कि बैलेंस अप्रोच, बट इट डज मैटर. तो कंक्लूजन में आपको एक बैलेंस अप्रोच, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देते हुए जाना है. दूसरा आई वुड से कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन आई यूज समथिंग? या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट आई वाज गोइंग टू से, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने यूज किया है? बस नॉर्मल पेन, बस ये ऐसे मत लगाना, मतलब दिस थिंग. For example, this is the question, right? This is the goal and which question है. This is the answer sheet. Okay. मान लो 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 हमें शीट्स मिलते हैं इस पे. दिस इज द क्वेश्चन. और ये आपकी, और एक और चीज़ है, अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसी आंसर शीट पे करें, मार्केट में मिल जाती है वो, जिसमें मार्जिन लगा होता है. और अब HCS में भी यही आंसर शीट्स मिलती है. पहले हॉरिजॉन्टल मिलती थी, अब यही आ गई है, तो एक अच्छा पॉइंट है. इंट्रो में यहाँ से स्टार्ट करता था. फॉर एग्जाम्पल कोई कोट मैंने डाल दिया, या कुछ डेफिनेशन डाल दी, कोई डेटा डाल दिया कि इकोनॉमिक सर्वे सेट दिस. देन अगर सब पॉइंट्स पूछे, फॉर एग्जांपल एडवांटेज डिसएडवांटेज या डिस्कस करने की बात हुई है, देन आई वुड राइट एडवांटेज हियर. आई वुड पुट इट इन अ बॉक्स कि उनको दिखे कि मैंने यहाँ पर एडवांटेज की बात की है. आई वुड राइट 1 2 3. अगर इसमें कोई सब पॉइंट मेरे को लग रहा है, देन आई वुड राइट 3.1 ऐसे इसको. देन डिसएडवांटेज, फिर इसको भी आई वुड पुट इट इन अ बॉक्स. और जहां पे मेरे को मान लो शुगर केन की राइस की कल्टीवेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हो रही है, तो मेरे को इसमें स्कोप लगा कि मैं मैप बना सकता हूँ, इंडिया का मैप. आई वुड मेक, आई वुड शो कि इस एरिया में यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन ज्यादा है. I would put this map in the diagram. I would write here figure sugarcane cultivation, yes, rice cultivation map of India. Advantage disadvantage होगी. Then way forward. Yes, solutions आप लिख सकते हैं. Then again 1 2 3. This is the approach. तो ये बॉक्सेस आप यूपीएससी में भी बना के? जी सर, बॉक्सेस में मेरा मेन फोकस रहता था, क्योंकि एटलीस्ट एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सी चीज़ कब खत्म कर रहे हो. यूपीएससी में भी देखेंगे तो सब बहुत सारे सब, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चन, तो उसको आइडेंटिफाई करना एग्जामिनर को इजी हो जाता है जब आप लिखते हैं. तो प्रेजेंटेशन पे काम करना बहुत जरूरी है अपने आंसर. Any other question? तो आई होप कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी. जो भी आप कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यू आर ऑन द सेम लाइन ओनली. इट्स जस्ट दैट हाउ मच यू गिव इन, एफर्ट आप कितना डालो वो मैटर करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कमल हैज जस्ट सेड 8 hours, बट ही ऑल्सो सेड 8 hours अ डे. ये नहीं कि आज आप मोटिवेट हो गए 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 15 दिन बाद फिर दोबारा 8 घंटे पढ़ लिया. यही तो डिफरेंस है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में और somebody who may have to take another attempt, कि वो जो अ डे जो है ना, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. एक दिन आपका अगर 8 घंटे की बजाय 7 भी हो गए तो चलेगा, पर वीक में 7 दिन की बजाय अगर 4 दिन हो रहे हैं या 2 दिन हो रहे हैं, 3 दिन हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. डेली पढ़ना वो ज्यादा जरूरी है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि कमल ने आपको ये चीज रेकमेंड की कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें. नॉर्मली क्या हो जाता है, जैसे मैं आपसे एक और किस्सा शेयर करता हूँ. हमारे पुराने स्टूडेंट थे, नाउ इज इन द IRS, तो उनका थोड़ा 4-5 साल के बाद का अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट था. तो उन्होंने बच्चों को बोल दिया इस बार तो मैंने खुद अखबार पढ़ा नहीं था. बट स्टूडेंट्स डोंट नो कि इसका 5वां अटेम्प्ट है, ये पिछले 8 साल से अखबार पढ़ता आ रहा है. तो अगर पिछले इसने 4 महीने नहीं भी पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
but students walked away with the message कि newspaper important नहीं है. But you need to realize that newspaper was not important for him for that attempt only. Otherwise तो newspaper बहुत important है. तो ये तो है ही है. And today we are fortunate enough, we are very lucky that in addition to Kamal, we also have Shri S.K. Sethia Sarji with us. He is a very senior bureaucrat from Haryana, and you will have special connection with sir because now that you are selected, when you will join Haryana Institute of Public Administration, Sethia sir will be guiding you there as well as a faculty member there. So the bureaucrats who get selected are also mentored and polished by Sethia sir even after the selection. तो सर अगर 2 मिनट आप आएंगे और आप एक बच्चों को मोटिवेट करेंगे और आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ सर, एक बार आप अगर प्लीज. हाँ श्योर श्योर. Thank you so much, sir. आपको और तो नहीं हो गए आप? नहीं, इट्स वेरी सर ये लगा स्पेशल ओकेजन. तो आप इसमें बोर नहीं होंगे बिकॉज आपका बहुत सारी एंजाइटी है अबाउट द एग्जाम, अबाउट द प्रिपरेशन पर्टिकुलरली. इनफैक्ट चेतन साहब, चेतन शर्मा जी एंड नलिन जी, दे इनवाइटेड मी. आई एम सो हैप्पी. पहले जब मुझे इंचू की ग्रूमिंग के लिए बुलाया कि I can remind and recall my old days of preparation and exams की जो anxiety का moments हैं. So मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में एंटर किया. हरियाणा सिविल सर्विसेज से ही रिटायर हो गया बिकॉज आई केम वेरी लेट इन सिविल सर्विसेज आफ्टर ट्राइंग फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज. और वहाँ पर इंटरव्यू स्टेज तक गया और उसके बाद फिर स्टेट में ट्राई करना शुरू किया. तो आई स्टार्टेड लेट, ज्वाइन लेट, एंड बाय द टाइम आई वाज टू बी प्रमोटेड आई हैड finished my innings of age wise. So 58 complete हो गई थी, एक बार 60 हुई, फिर 58 हो गई दोबारा. तो the time when I was to be promoted, age has completed. So काफी कुछ बहुत अच्छे से कमल ने बताया. He has been in a way my student. When I was director school education in Chandigarh, so he must be knowing me because of that also. Then I was a board member of PEC also. You did it from PEC? Okay, VIT. So, but because you belong to basically Chandigarh village, and it is an achievement that he has made it from a village school. So सबसे पहले तो आप ग्लास सीलिंग को ब्रेक करने का डिटर्मिनेशन मान के चलें कि यू कैन डू एनीथिंग. इवन इफ यू डू नॉट डू इट, इसके 2 एडवांटेजेस जरूर याद रखें. जब मैंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज किया तैयार, तो पहला तो एडवांटेज ये कि आज भी कभी केबीसी आता था तो मैं उसके 80% फिर 70-80% क्वेश्चंस को चलते चलते ही, खाना खाते हुए, बाथरूम में जाते हुए ही बता देता था क्योंकि वो सब पढ़ा हुआ था. यानी इट प्रिपेयर्स यू फॉर होल ऑफ योर लाइफ. अभी की बात कर रहा हूँ, केबीसी का 4था 5वां लगभग सभी सीजन मैंने सभी देखे हैं. अभी बंद किया मैंने क्योंकि वो बहुत स्टीरियोटाइप सा लगने लगा मुझे, और 5-7 क्वेश्चंस में वो सब कुछ फिनिश हो जाता है. तो ये नहीं है, ऐसा नहीं. लाइफ इज नॉट 5-7 क्वेश्चंस. बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज के लिए. और जो आप पढ़ते हैं दैट गोज विद यू होल थ्रू योर लाइफ. तो ये मत समझे, फर्स्ट एडवांटेज तो ये है. और जो मैंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए किया, दैट केम हैंडी फॉर मी इन स्टेट सिविल सर्विसेज. मैंने विदाउट इवन ए सिंगल डेज प्रिपरेशन, 3 सब्जेक्ट्स होते थे उस समय जब हमने किया. फिलोसफी लिया मैंने, जस्ट न्यू,
एंड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट लिए थे। अब मेरे ख्याल एक ऑप्शनल हो गया बिकॉज सेंट्रल सर्विसेज में एक हो गया। पहले 3 से 2 हुए, फिर 1 हुआ। तो मैं एक फ्रेंड के साथ, वैसे ही मुझे एक फ्रेंड ने इंस्पायर किया कि यार तुम क्यों खामखा, सेंट्रल सर्विसेज में बहुत कंपटीशन है, योर सब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी, सभी सब्जेक्ट्स मेरे नहीं थे क्योंकि मैं आवर्स एम इन इंग्लिश लिटरेचर, सो इंग्लिश लिटरेचर ले नहीं सकते थे, लिया इट वाज अ डिजास्टर, तो छोड़ दिया। फिर सभी नए सब्जेक्ट लिए, तो नए सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट उस समय ऑप्शनल प्लस जीएस वर्ल्ड इन इटसेल्फ, तो करते करते क्या लुढ़पुड़ के हम इंटरव्यू तक पहुंचे। बिकॉज आई एम फ्रॉम योर बैकग्राउंड ओनली, आप भी थोड़ा सा चेंज मान सकते हो, अदरवाइज इट वाज नॉट अ वेरी गुड बैकग्राउंड फिनेंशियली पर्टिकुलरली, बिकॉज ज्यादातर लोग फिनेंशियल क्रंच और कॉन्फिडेंस क्रंच से प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिनेंशियल मीन इट इज ए लॉन्ग टर्म बैटल, 2-3 साल लगते हैं कम से कम, मुझे तो 5 साल लगे, कईयों को 7 साल भी लगते हैं शुरू करने से पहुंचने तक। तो 5-7 साल तक इतना फाइनेंशियल बर्डन, बुक्स का बर्डन ही बहुत ज्यादा है। मैं एक जॉब कर रहा था, तो मैं अभी भी कभी कभी वाइफ को बताता हूँ, मेरी तनख्वाह होती थी 250-300 रुपए उस समय। एजी ऑफिस में ऑडिटर में डायरेक्ट सिलेक्शन से आया था, फर्स्ट जॉब मेरा यही 17 सेक्टर दोआबा बिल्डिंग, हरियाणा का एजी, तो अकाउंटेंट जनरल। यू मस्ट बी नोइंग जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है, जो सेंट्रल कंबाइंड एग्जाम है जो आजकल होता है, उस समय अलग अलग एग्जाम होते थे। आप लोग जल्दी में तो नहीं है ना, मैं अपनी कहानी सुना लूं पूरी, क्योंकि दैट विल इंस्पायर यू इन रेट्रोस्पेक्ट कि भाई सभी के साथ ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। तो क्या था मैं, हाँ एजी ऑफिस में था, तो 200 रुपए 250 रुपए तनख्वाह होती थी। आई स्टार्टेड समथिंग लाइक ऐसा ही 200-250 से स्टार्ट किया था। 200 रुपए की इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है, फॉरेन की, पेंगुइन की, और जो अच्छी कंपनीज की जो ओरिजिनल बुक्स हैं बाहर की। उस समय ये लोकल बुक्स वगैरह नहीं थी पब्लिकेशन। तो मेरा तो अच्छा, मुझे कमरा भी, मकान जो मैंने फ्लैट लिया हुआ था पूरा फ्लोर था, रूम 1-2 ही थे उसमें, लेकिन मुझे सेपरेट टॉयलेट चाहिए था, सेपरेट रूम चाहिए था, बिकॉज प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडीज। तो 150 रुपए से ऊपर किराया था। मतलब मैं अक्सर, मुझे फाके रखने पड़ते थे, खाने के पैसे नहीं होते थे। शेरे पंजाब होटल था, क्या होटल है वहां, एक 20 सेक्टर में, वहां पर मैं खाना खाता था, अक्सर उधार में खाता था। तो मतलब महीने के बाद पेमेंट होती थी और घर से पैसे लेता था। अब इट इज सो डिफिकल्ट कि विद दी जॉब आप इतनी पढ़ाई भी कर रहे हो और आपके पास टाइम भी कोई नहीं है। जॉब के बाद कौन सा टाइम होता है, मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे मैनेज करता था। आप में कुछ जॉब वाले भी हैं, सो यू आर सो लकी कि एक आदमी है जो जॉब कर रहा है। जॉब के साथ इट इज डबल टॉर्चर। मतलब ना तो जॉब वाला आपको अकोमोडेट करेगा, उसने आपसे काम लेना है, पैसे दे रहा है, वो जो भी है, कितनी लिबर्टी ले लोगे, और उसके साथ आप उधर से घर वाले टॉर्चर करते हैं बहुत। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग लकी हो गए, उन्होंने कह रखा हो बेटा जा चढ़ जा सूली, हम देंगे तुझे, राम भली करेगा, नहीं होएगा तो नहीं सही। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि आप अपनी शरण में ले लो, इन्हें गाइड कर दो, पैसा जो लगेगा हम देंगे, हमें सारी टिप्स बता दो। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और टाइम भी लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट्स नहीं है, सक्सेस के कोई शॉर्टकट नहीं है अगर फेयर होती है। कमल इज लकी की फेयर सिलेक्शन हुई, चंडीगढ़ होते हुए भी ये वहां सेलेक्ट हुआ। अदरवाइज हमारे टाइम में तो ये हाल था कि लिस्टें बनती थी कौन किसका आदमी है। सो यू आर लकी, यू कैन हैव फेथ इन दी सिस्टम। बहुत सारा इससे आपको फायदा हो रहा है, सिस्टम इज इम्प्रूविंग इन ए वे। ये अभी की बात नहीं है, कोई मोदी जी का नहीं है, ऐसे ही जैसे जैसे मतलब ऐसे ही सिस्टम में एक टाइम आता है जब बहुत कुछ अति हो जाती है, तो वो भगवान का जो भगवत गीता का ज्ञान है वो पता चलता है फिर। तो टाइम कंस्ट्रेंट अलग, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट अलग। और मैं उस फ्रेंड ने बोला कि बस बहुत हो गया, अब सिविल सर्विस तेरे लास्ट चांस खत्म हो गए हैं, अब तू इधर आ जा, तू नहीं आ रहा ना, इतने साल से तू एग्जाम दे देता तो कब का हो गया होता।
यहाँ तो हरियाणा में तो सब अनपढ़ ही है। तो हरियाणा पंजाब में इनफैक्ट एजुकेशन का भट्ठा बैठा हुआ है बहुत, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपकी बैकग्राउंड आपको कहीं मदद नहीं करती। यू हैव नॉट स्टडीड हिस्ट्री लाइक अ गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल, CBSE स्कूल। यू हैव नॉट स्टडीड सोशियोलॉजी, यू हैव नॉट स्टडीड इवन इंग्लिश प्रॉपरली। मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता हूँ बहुत जगह, तो मैंने देखा ज्यादातर बच्चों ने टेंसेस भी नहीं पता उनको। और एक्टिव पैसिव तो कहते हैं 5 नंबर आएगा इसे छोड़ दो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट 5 नंबर का आएगा इसे छोड़ दो। टीचर ही बोल देते हैं कि क्यों मत्था मारते हो, बहुत मुश्किल है। हमारे टाइम में भी यही था। तो आपको समझो एक तरह से नए सिरे से स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि NCERT की बुक्स जो मैट्रिक से पहले की है ज्यादातर या +2 तक की है, दोज आर दी बेसिक। यू शुड स्टार्ट विद, यू मान के कि मैं 10वीं दोबारा से कर रहा हूं, तो आप वहां से शुरू करें। जिस दिन भी आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया, इवन सब्जेक्ट का डिसीजन लेने के लिए भी NCERT की बुक पढ़े। अगर आपको वो समझ आ रही है तो आएगा समझ, अगर नहीं आ रही तो नहीं आएगा, तो छोड़ दो उसको। आप मान लो मैंने फिलोसफी ले ली, उसने मुझे कहा कि आजा, मैं दिल्ली था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जॉब करता था, तो उसने कहा आजा तू एग्जाम है तेरा कल परसों। मैंने कहा चल तेरे से मिल जाएंगे, घूम फिर जाएंगे, चंडीगढ़ देख जाएंगे, क्योंकि मैं AG ऑफिस में पहले चंडीगढ़ में था। मैं कहा चल पुराना शहर देख जाएंगे। वहां यहाँ आया तो रात को मैंने सारी किताबें निकाली, सिलेबस निकाला, सुबह पेपर है। अभी भी मैं सेंटर में हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ये हिपा ने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ भी क्लासेस ले लिया करो, तो मैंने कहा चलो, ये लोकल है, बाहर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं जाके पेपर दे आया। आप ये देखिए कि जहां पर लिस्टें बनती हैं उसके बाद इंटरव्यू में चला गया। मैं आई वाज इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। मैं आपको सिविल सर्विसेज का फायदा बता रहा हूं कि आप इतनी तैयारी हो जाती है कि आधी चीजें तो दुनिया की आपको वैसे ही पता चल जाती है। फर्स्ट एडवांटेज, मतलब मैं आपको प्लान बी के लिए तैयार कर रहा हूं कि अगर कुछ भी ना हो, स्टिल यू आर नॉट अ लूजर। तो प्रिपरेशन करते वक्त ये बात ध्यान रखें कि आप लूजर नहीं हो। आप ग्रूमिंग तो आपकी हो ही रही है, कुछ सब्जेक्ट आप सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो। सेकेंड एडवांटेज है कि स्टेट सर्विसेज में तो इट विल बी केक वॉक फॉर यू अगर आप सेंट्रल कर रहे हो। बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। यू कैन स्टार्ट फॉर विद द लोअर जॉब्स एंड आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते जाओ, आपकी प्रिपरेशन हो गई। थोड़ा सा पैटर्न का फर्क है एक्सेप्ट दी सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में सेम पैटर्न है वेदर इट इज स्टेट और सेंटर। इनफैक्ट हरियाणा ने तो सेम कॉपी किया सेंटर का पैटर्न। बाकी सब एग्जाम्स में मैथ्स बहुत ज्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग है और बहुत कुछ है, तो वहां की फेलियर आपकी यहाँ मैच नहीं करेगी। जो वहां सक्सेसफुल होते हैं दे आर नॉट वेरी लाइकली टू सक्सीड हियर बिकॉज यहाँ लिखना है। और जो यहाँ सक्सेसफुल होते हैं दे आर नॉट वेरी लाइकली टू सक्सीड देयर बिकॉज वहां स्पीड मैटर करती है। यहाँ स्पीड नहीं, यहाँ आपका बैलेंस ऑफ माइंड। जो कमल ने आपको बताया, मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि आप इतना कंपोज कर पाओ अपना माइंड को और आंसर को, बट दिस इज दी प्रैक्टिस। आई विल टेल यू बाद में कभी मिलेंगे तो कि ये क्या एक्चुअली एग्जाम क्या है। ये वाला जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम, इट इज टेस्ट ऑफ योर नर्व्स कि आप अपना बैलेंस ऑफ माइंड और प्रिपरेशन तो है। बहुत लोगों की प्रिपरेशन होती है, वहां जाके वो जीरो हो जाते हैं। ऐसे ही वो स्पीड वाले में भी बहुत लोग जीरो हो जाते हैं। हमारे साथ एक लड़का था, MBA किया उसने बाद उस समय जब एग्जाम देने गया वो, तो जैसे 1 2 3 नीचे की तरफ होते हैं, उधर 1 2 3 सामने की तरफ थे। वो फटाफट आंसर मार्क करता गया। 20-50 जब आंसर मार्क कर लिए तो पता चला ये तो नीचे तो है ही नहीं। वो अगला आंसर करता गया, बाद में पता चला 1 2 3 सामने है, उसके बाद आगे है। वो कहता इट इज टोटल डिजास्टर। अब मैं ना इसे मीट हो सकता क्योंकि उस समय वो रबड़ वाला काम खत्म हो गया था, पेंसिल वाला, इसी हेरा फेरी की वजह से। पेन से हो गया था, तो पेन से हो गया तो हम मिटा भी नहीं सकते, आंसर भी नहीं चेंज कर सकते। उसने कहा वापिस ही आ गया वो, मतलब आधे घंटे में वापिस आ गया, कोई फायदा नहीं। अब तो 20 क्वेश्चन खराब हो गए तो खत्म है, और डीमोरलाइज हो गया। एनीवे, कहने का मतलब यह है, इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है। इट इज ए स्ट्रेटेजी, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग,
एंड लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। सबसे बड़ी बात है इतने समय तक लगातार एक ही बोरिंग रूटीन को झेलना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो भी इस यंग एज में व्हेन यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू एंड एंजॉय। सो सबसे बड़ा इशू ये है, मैं आई एम रिकॉलिंग माई टाइम, आप बोर हो जाते हो, आपका माइंड कहीं कहीं चला जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि हॉबी कोई होनी चाहिए एंड थोड़ी कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज का बीच में जरूर होना चाहिए, बिकॉज वही आपको एक बार बाहर लेके जाएगा फिर वापस, और आपको एक्टिविटीज स्टॉप नहीं तो रिड्यूस करनी होती है फालतू, क्योंकि जो फालतू एक्सरसाइज है वो जो भी एक्टिविटीज है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो आपको एक बार ज्यादा समय के लिए बाहर ले जाते हैं। मान लो आप 4 दोस्तों से मिल लिए, किसी ने कोई कमेंट कर लिया, भाई ये तो तू तो IAS बन गया, बस हो गया, मजाक उड़ाने लग गए, आप डिमोरलाइज हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं ये होगा नहीं, या कुछ भी ऐसा आपके मन में अक्सर आता है। देखो, यू नेवर नो, इवन किसी की पर्सनैलिटी देख के भी आप किसी आदमी को देख के नहीं बता सकते कि ये IAS बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट तो खुद हार्ड वर्क का, दूसरा है आपके सब्जेक्ट्स क्या है, क्योंकि वो पेपर जो टोटल मार्क्स हैं वो तो 2 चीजें जुड़ती हैं। तो अगर आपके, और वो मान लो 3 सब्जेक्ट है, GS के 2 है और प्लस हमारे टाइम में तो 2 ऑप्शनल थे, अब एक फिसल गया, मैंने आई गॉट सम वेरी गुड मार्क्स, 64% मार्क्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको पता ही नहीं वर्ल्ड का। हमारे स्कूलों में तो हरियाणा की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री नहीं ढंग से पढ़ाई जाती, और वर्ल्ड हिस्ट्री आई स्टडीड इट प्रॉपर्ली, डर के मारे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हमें कुछ नहीं पता। हेज की किताबें थी मोटी मोटी 2, सुना है किसी ने? CJH हेज की इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं, अभी भी मेरे पास पढ़ी हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। हाँ, मैं आपको दे दूंगा, यस श्योर। वो क्योंकि जब किताबें बेचने जाओ ना 15 सेक्टर या कहीं और, तो वो बोलते 50 रुपए 20 रुपए, मैं कहता हूँ ना भाई, इतनी कीमती किताबें उस समय मैंने अपना पेट काट के 500 रुपए की खरीदी, और अब मैं उसे 50 रुपए में बेच दूं, मैं पागल हूं? मैं कहूँ पड़ी रहेंगी, मेरे बच्चे करेंगे नहीं तो वो रद्दी में बेच दे, मैं नहीं बेच सकता रद्दी में। सो हेज की किताब इतनी मोटी मोटी वो मैंने पढ़ी, हालांकि बहुत कंफ्यूजन है, हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन है, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली इतनी एक्टिविटीज चलती रही। सारा यूरोप लड़ रहा था, सारा इंडिया लड़ रहा था, इंडिया आपस में लड़ रहा था, यूरोप आपस में लड़ रहा था, तो उसकी हिस्ट्री पढ़ना पागल हो जाता है आदमी। सो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, और उसको माइंड में रिटेन करना। एंड द वन वेरी यूजफुल मेथड इज टॉकिंग विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग। उनसे बात करके ना आपको क्लैरिटी होती है, डिस्कशन। एंड क्लासेस में क्या है, तो मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है। मैंने भी अटेंड की थी, तो जब आप आते हैं तो आपको एक तो इंस्पिरेशन मिलती है, वो तैयार कर रहा है, उसको इतना पता है, उसकी इतनी ये किताबें क्या क्या स्टडी कर रही हैं, वो कहाँ तक पहुंच गया है। फिर डिस्कशन की तो उसको कितनी क्लैरिटी है, आपको कितना पता है, तो उससे आपकी मेजरमेंट भी होती रहती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड आप एक फैकल्टी को यूज कर रहे हैं, आईज को लगातार पढ़ रहे हैं, दिमाग आपका कहीं का कहीं भाग जाता है, कभी लांटे माल चला जाता है, कभी कार्निवाल में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, जो कुछ चल रहा होता है। अखबार पढ़ रहे हो तो आपको चटपटी खबरों की तरफ ध्यान चला जाता है, तो आपको वापस लाने के लिए आप दूसरी फैकल्टीज को भी यूज करें। ईयर्स, यहाँ आप ईयर्स यूज करते हो। फिर उसके बाद जब आप डिस्कशन करते हो तो आप 3 फैकल्टी यूज करते हो। अलेक्जेंडर पोप सेड दैट कि कॉन्फ्रेंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप बातचीत करते हो तो पता चलता है आप कितने परफेक्ट हो। तो जब आप इवन ग्रुप डिस्कशंस होनी चाहिए, टॉपिक पे होंगे, जरूर करते होंगे आप लोग, नहीं तो आप छोटे ग्रुप बना के, इवन व्हाट्सएप ग्रुप या फोन के ग्रुप बना के आपस में डिस्कस करेंगे। उससे मोनोटोनी भी ब्रेक होगी, क्लैरिटी भी होगी, और थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा लगातार वही किताब के साथ चिपके रहने से। सो ये क्लासेस का भी यूज है। बट इफ यू फील दैट क्लासेस में ज्यादा टाइम आने जाने में खर्च हो रहा है, या ऑनलाइन भी अल्टरनेटिव है, या ये कि
बहुत लोग ज्वाइन करके और देख के कि क्या है, या कुछ क्लासेस अटेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुल मिला के वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। बट इट इज रेलिवेंट, यूजफुल। बट ऐसा भी नहीं है, बहुत लोगों ने उसके बिना भी किया, पर कोई ऐसा नहीं है जिन्हें किताबों के बिना किया। कोई ये कहे जो मैं कह रहा हूं, जैसे इन्होंने बताया कि वो 4 अटेम्प्ट कर चुका था तो 5वीं बार उसने अखबार भी नहीं पढ़ा। तो जैसे मैं KBC बैठे बैठे जवाब दे देता हूँ बिना कोई तैयारी के, ऐसे ही वो HCS भी बिना पढ़े नहीं हुआ, वो वहां पढ़ा हुआ था। सिर्फ मेरा एक फिलोसफी नया सब्जेक्ट था, बट आई एम बॉर्न फिलोसफर। एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ आ गया है ना, जिनको ये कीड़ा खा गया है, वो बॉर्न फिलोसफर है। और नहीं भी है तो वो हो जाएगा, जब तक बाहर जाएगा ना वो आधा पागल आधा फिलोसफर हो जाएगा, क्योंकि वो इतना दिमाग में घूम रहा है, नॉलेज ही नॉलेज घूम रही है, हर बात में वो अपनी नॉलेज बखारेगा, तो वो फिलोसफर हो जाता है। फिलोसफर क्या होता है? वन पर्सन हु थिंक्स अ लॉट। तो आप सोचने लग जाते हो, सोशियोलॉजी आपने पढ़ा, मैरिज, अच्छा मैरिज में ऐसा होता है, ये मैरिज की इंस्टीट्यूशन है। सुसाइड इज गुड फॉर सोसाइटी। यस, दुर्कहेम ने कहा सुसाइड इज फंक्शनल फॉर दी सोसाइटी, बिकॉज जब भी सुसाइड होता है आप सब अपने अंदर झांकते हो, अरे उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बगल में किसी ने सुसाइड कर लिया। ही सेड दैट यस, ये आपकी कॉन्शियस को प्रिक करता है कि यू आर सो अनकंसर्न्ड अबाउट योर नेबर्स, अबाउट योर स्टूडेंट, अबाउट योर सन्स, अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर नेबर्स, जो भी ऑल सोसाइटी के बारे में आपका कंसर्न पैदा होता है, तो आप फिलोसफर हो जाते हो। अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं कि सुसाइड भी फंक्शनल हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो फिलोसफर हो जाता है। ये अलग बात है, आप चलते चलते भी बोलते जाते हो, चलते चलते भी सोचते जाते हो, टकरा जाते हो किसी से, वो पार्ट ऑफ दी लाइफ है, वो रहेगा। वो अगर आप पढ़े हुए हो, अगर आप सोचने लगते हो, तो आप हर वक्त ही सोचते रहते हो। बाथरूम में जाओगे तो सोचोगे, आप गाड़ी चला रहे हो तो सोच रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो भी सोच रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त फंक्शन करने लग जाता है। आपके थॉट्स का ट्रैफिक है, लॉट ऑफ ट्रैफिक इज देयर। एनीवे, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कोर्स। इनफैक्ट आई हैव रिक्वेस्टेड चेतन एंड टीम कि मुझे मौका दें, मैं आप लोगों से अपने विचार और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी कहानी किससे शेयर करूं। Maybe we get another chance, but basically I have come here कि एक तो कमल who is in a way my student because I was the director education Chandigarh, he is from Chandigarh and हमारे ही स्कूल से निकला। I was mentoring about 120 government schools plus 100 private schools in Chandigarh. तो अभी now I'm associated with Election Commission of India as master trainer and HIPAA for even last induction of HCS officers was done by me. So it is my passion. My father was a teacher, my wife is a teacher. I am surrounded by teachers. My father gave this in by birth, though he didn't want me to become a teacher, but then I completed that urge to teach by this way. So I hope it would be a little of help to you, and congrats to Kamal and congrats to Chetan and his team, Raghav and whole institute team. Everybody is doing a wonderful job without any considerations because it is not commercial organization. They welcome each and everyone. And I'm inspired by that. That's why I like to associate with such institutions who are not money oriented, commercialized. So you feel happy about such a lot of vibes, good vibes come, and you should also be happy that आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं जो आपको मनी के लिए नहीं पढ़ा रहा है। वो भी इनका, जैसे आपके दिमाग में कीड़ा है ऐसे इनके दिमाग में कीड़ा है कि हम बच्चों को ग्रूमिंग करें, एंड इनके बच्चे निकलते हैं तो ऐसी सेटिस्फेक्शन होती है जैसे माँ को बेबी पे होती है। थैंक यू वेरी मच।
प्लीज आइए। सर आप अच्छा इसी राइट। सर के बाद कुछ ज्यादा बोलने के लिए रहा नहीं है। वंस अगेन मतलब हम यही मैं आपको बोलूंगा, कोइंसिडेंटली अब जैसे अभी 1:30 बजे जब कमल हैज अराइव्ड, उससे पहले क्लास चल रही थी, तो उस क्लास में मैं बच्चों को यही बोल रहा था कि खुला खुला लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वही चीजें हम जो रेगुलरली बोलते हैं। द पॉइंट इज कि लॉजिक इज किंग। आपको खुद को सब कुछ पता है, हम तो सिर्फ इसलिए हैं कि आपको याद करवा दे। आपको खुद को, यू डू नॉट नीड कमल और चेतन और राघव और मांगत सर टू टेल यू कि यार 8 घंटे पढ़ना होता है, पता है आपको। यू डू नॉट नीड अस टू टेल यू कि सुबह उठना होता है, बात खत्म हो गई। ये चीजें, लेकिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, जैसे सर ने बोला कि दिमाग कभी लांटे चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, तो फिर आपको एक रिमाइंडर रहता है। तो कुछ चीजें मैं आपसे, एक छोटी सी चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे एक कॉमन फिनोमिना जो मैंने नोटिस किया है कि बच्चा जब कोई एग्जाम देता है और जब उसका नहीं होता, तो आई वाज रियली हैप्पी दैट सर स्पोक अबाउट दिस थिंग दैट नोबडी इज अ फेलियर, देयर इज समथिंग इन इट फॉर एवरीवन, यू गेन समथिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी दिस होल सिचुएशन। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा एग्जाम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसका होता नहीं है, और वो फिर 6-8 महीने हमें मिलता भी नहीं है, कोई बात नहीं होती है, फिर एक दिन वो दोबारा अपीयर करता है, क्या बोल के कि सर अब दोबारा नोटिफिकेशन आई है और मैंने पेपर देना है। और हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे 8 महीने से, तो बोलते हैं सर कि सर हमने आपको लेट डाउन कर दिया, फिर मैं कमरे में ही बैठा था, मैं डिप्रेशन में चला गया, ये वो। तो कहने का पॉइंट मेरा ये है कि ये सब आपको नहीं करना। आपको, यू आर सपोज टू रीच आउट टू अस, यू आर सपोज टू रीच आउट टू योर मेंटर्स, यू आर सपोज टू रीच आउट टू योर पेरेंट्स। किसी को लेट डाउन नहीं करते आप एक पेपर अगर आपका नहीं होता, आप खुद को लेट डाउन करते हो अगर आप नहीं पढ़ते। अगर पेपर नहीं होता तो खुद को भी लेट डाउन नहीं करते। एक एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसमें वैकेंसीज ही मान लो 100 होती हैं या 150 होती हैं, सो लॉजिकली आप खुद बताएं कि इज इट फेयर फॉर एनीबडी टू कंक्लूड कि वो 100 बच्चे तो हैं ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग और 101वां नहीं है, 102वां नहीं है, या वो बच्चा जिसके इंटरव्यू में 10 नंबर कम रह गए या किसी एक पेपर में मार्क्स थोड़े ज्यादा आ गए या कम हो गए, वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऐसे आपको ना वैलिडेशन क्राइसिस में नहीं जाना है बिल्कुल भी। ये नेगेटिव जो रेपरकशंस इस प्रिपरेशन की, मेरे को सिर्फ 2 ही चीजें खराब लगती हैं। एक तो जब हम इसको पंचवर्षीय 6 साल की 8 साल की योजना बना लेते हैं कि पढ़ भी नहीं रहे हैं और दोबारा अटेम्प्ट देते जा रहे हैं। एक तो उससे क्या होता है, जो सबसे गोल्डन पीरियड्स हैं यूथ आपका जो है वो क्लासों में निकल जाता है और फिर काफी चीजें पीछे रह जाती हैं। दूसरी जो मुझे चीज खराब लगती है वो लगती है जो वैलिडेशन क्राइसिस आप डेवलप कर लेते हो कि लाए मेरा ही पेपर नहीं हुआ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बोला कि यार देखो कितने सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। पहला तो यही है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप सड़क चलते पर्सन को भी 4-5 थिंकर्स बता देते हो। दूसरा पॉजिटिव ये जो बहुत अच्छा है कि इस एग्जाम की अगर आपने शिद्दत से तैयारी की है तो बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जो आपको रिलेटिवली लेसर एफर्ट से आपके हो जाएंगे। इवन कमल इज सिटिंग हियर, अगर कमल का भी हरियाणा तो आपका बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड, डेडिकेटेडली अलग से तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, बट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हैज डेफिनेटली हेल्प। और ये लाइफ में भी इसलिए थोड़ी निकला था कि मैं हरियाणा एचएस की तैयारी करूंगा, दैट इज समथिंग दैट वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज यूपीएससी प्रिपरेशन। बट द कोर थिंग इज कि हम जो भी प्रिपरेशन करें, एज सर हैज राइटली मेंशन, आप हमारे साथ करो, खुद से करो, यहां से करो, वहां से करो, जैसे भी करो, पर ऑनेस्टी के साथ करो। किताब सामने पड़ी है और आपके फोन पे स्नैपचैट भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, रील्स भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो हु आर वी इवन फूलिंग? तो अपने को ये नहीं करना है। तो वी स्ट्रांगली फील कि आप सब भी बहुत जल्दी हमें मौका दोगे, ऐसा ही जैसा कमल ने दिया है, आप भी सक्सेसफुल होगे। एंड on behalf of the entire team, sir, I would like to extend our gratefulness and thank you for showing up here
कोई किसी को कुछ पूछना है तो सर भी इधर ही है अभी, और तो आप पूछ सकते हैं। एंड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा सर 1-on-1 बच्चे प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे, लेकिन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इन फैक्ट सर ने भी, आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने आज सुबह ही क्लास में भी शेयर किया है, देयर इज अनदर गर्ल मोनिका, शी इज आल्सो एलोकेटेड HCS, so she comes from completely rural background, and when she came for the mock interview she was wearing sports shoes and everything, and she did not even have any idea about how the interview should be or what your attire should be or how you should be in your presentation, but eventually she got through this exam. So my point is that your background, whether you are from rural background or urban background, you are from Punjabi medium, Hindi medium, English medium, all these things become secondary when you decide that this is your priority number 1. I have seen really talented students not getting through this exam, not even clearing prelims, because they were, of course there are other reasons as well, but because they did not make this exam their priority number 1. So there are people out there who are far smarter than us, working far harder than us. So unless we take this exam seriously, this exam will not take us seriously back. Okay, तो आप निर्णय बनाएं, सीरियसली अब तैयारी करें, 28 मई को आपका पेपर है, उसकी वजह से तैयारी करें, और होपफुली इसी तरह से हमारे रिजल्ट्स आते रहेंगे, हम सब अच्छा करते रहेंगे टुगेदर इन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू कमल। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कमल।